हेलो बच्चों, मैं प्रिया राठौर और पता तो है ही आपको कि नया चैप्टर शुरू हो गया है और आज हम उसका लेकर आए हैं L2 यानी कि चैप्टर नंबर 9 का क्लास 11th का लेक्चर नंबर 2। ठीक है, तो शुरू करते हैं। इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक, तो बिल्कुल भी आपको हिलना नहीं है यहाँ से। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। क्या है, सारी चैटिंग वैटिंग छोड़ दो एक बार के लिए, क्योंकि अब से ये चैप्टर मुझे लगता है सबसे ज़्यादा दिक्कत बच्चों को इसी चैप्टर में आती है, क्योंकि वही केमिस्ट्री आ जाती है। ठीक है, तो आज हम पढ़ने वाले हैं लघु या सूक्ष्म जीवाणु, उसके बाद हम शुरू करेंगे दीर्घ जीवाणु, फिर कार्बोहाइड्रेट शुरू करेंगे और थोड़ा सा उसका इंट्रोडक्शन लेंगे और मोनोसैकेराइड्स तक पहुंचेंगे। तो शुरू करते हैं लेक्चर। कल मैंने आपसे कहा था कि हमने जो प्रोसेस किया था, यानी कि वही घर वाला है ना, कूटने बांटने का है ना, पत्तियों को या किसी भी मटेरियल को आप जो है मॉर्टल और पेस्टल में यानी कि वही हिमान दस्ते में क्या करें, कूट के हमने एक छानने वाली विधि करी थी। और उसमें मैंने आपको बताया था कि जो मॉलिक्यूल या जो चीजें नीचे की तरफ है ना छनन में रह जाती है, हमने कहा था कि जब हमने इसको छाना था पीसने के बाद कल वाली क्लास के अंदर, तो हमने कहा था ये जो निस्यंदन है जिसको हम फिल्ट्रेट कहते हैं। ठीक है, फिल्ट्रेट को हमने क्या किया था, हमने कहा था कि ये जो अणु है वो सूक्ष्म अणु कहलाते हैं। क्यों सूक्ष्म है, इनको माइक्रोमोलिक्यूल कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि भाई ये छन्नी से निकल गए, छोटे हैं इसलिए छन्नी से छन के नीचे आ गए हैं, जबकि ऊपर वाले जो हैं वो वृहत अणु हैं। ये कल हमने बात करी थी और मैंने कहा था कल की क्लास में हम इसे पढ़ेंगे। अब ये जो ऊपर रह गए हैं और जो नीचे आ गए हैं उनमें क्या फर्क है और क्या इनके एग्जाम्पल्स है, उनको डिस्कस करेंगे। तो आज सबसे पहले हम नीचे वाले जो छन के आ गए हैं बेचारे उनका देखेंगे। उनको कहते हैं हम लघु या सूक्ष्म जीवाणु, जिसको हम बायोमोलिक्यूल कहते हैं। ठीक है, माइक्रो बायोमोलिक्यूल। ठीक है, इंग्लिश वाला भी आपको याद रखना है। सबसे पहला सीधी सी बात है भाई, छन के नीचे आए हैं तो हम क्या कह रहे हैं, उनका आकार छोटा है इसलिए वो छन के नीचे आ गए हैं। तो लघु या सूक्ष्म जीवाणु में निम्नलिखित गुण पाए जाते हैं और ये थोड़े इंपॉर्टेंट है 1-2 मार्क्स के लिए। इनके अणु रासायनिक दृष्टि से छोटे होते हैं, सीधी सी बात जो एक दिख रही है। ठीक है, दूसरी बात क्या है, इनका अणुभार अपेक्षाकृत कम होता है। भाई छोटे हैं तो वेट भी कम होगा, तो इनका जो अणुभार है, अणुभार क्या होता है भाई, केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, मॉलिक्यूलर वेट जिसको हम कहते हैं, है ना, मॉलिक्यूलर वेट जिसको हम कहते हैं, आणविक भार। अब इनका आणविक भार क्या होता है ये आपको याद रखना है, कंपटीशन एग्जाम के हिसाब से भी और स्कूल के हिसाब से भी 18 से 800 डाल्टन के आसपास। ठीक है, इसकी रेंज में मतलब 18 से लेकर 800 के बीच में जितने भी मॉलिक्यूल वेट आएंगे, अगर किसी मॉलिक्यूल के हमने यहाँ पे जो छाना है उसके, तो वो 18 से 800 के बीच में होंगे। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, इनके अणुओं की रासायनिक संरचना सरल होती है। भाई बेचारे इजी सिंपल है, जो सीधा होता है वो जल्दी से पकड़ में आ जाता है, छन जाता है। तो भाई ये क्या है, इनकी रासायनिक संरचना सरल है, कोई ज्यादा तामझाम नहीं है। भाई सरल तो कुछ नहीं है, आपको पता है केमिस्ट्री पढ़ते हो, जिसको हम सरल अणु कहते हैं वो भी लंबा ही होता है। तो भाई सरल अणु है, ये बहुत सिंपल है बेचारे। इनकी विलयशीलता बहुत अधिक होती है, ऑब्वियस है। हमने क्या किया था, हमने इसको वो ट्राइग्लिसराइड एसिड के अंदर हमने इसको घोला था और ये कहा था कि जो ट्राइग्लिसराइड एसिड के अंदर घुल जाएंगे वही घुल के नीचे आएंगे। इसका मतलब ये घुल गए होंगे तभी ट्राइग्लिसराइड के साथ वापस नीचे आ गए, जो नहीं घुल पाए वो ऊपर रह गए। तो ये क्या होते हैं, विलयशील होते हैं। ये भी भाई सब इसी में है। ये अगर आपको याद है तो देखो 4 पॉइंट तो हमने जो हमारी कहानी थी उसी से ही बना दिए। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, विलयशीलता बहुत अधिक है। यहाँ पे ये किस में घुल गए, ये अम्ल में घुल गए। ये क्या था, अम्ल था। तो इनकी विलयशीलता बहुत अधिक है, यानी कि ये जल्दी से घुल जाते हैं, अर्थात ये अधिकांश द्रवों में विलय होते हैं या सॉल्यूबल होते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। उदाहरण क्या है इनके, तो इनके उदाहरण ये हैं। हमने कहा कि हमारे जो जैव अणु है, कार्बनिक जैव अणु, ऑर्गेनिक जितने भी कंपाउंड है बायोलॉजिकल, उसमें हमने कहा एक कार्बोहाइड्रेट पढ़ना है, हमें प्रोटीन पढ़ना है, न्यूक्लिक अम्ल पढ़ना है और लिपिड पढ़ना है।
तो ये तो बायोमोलिक्यूल है। अगर ये किससे मिलकर बने हुए हैं तो उनकी जो मिलने वाली इकाइयां है ना वो सारी माइक्रोमोलिक्यूल में आती है। जब बहुत सारे माइक्रोमोलिक्यूल मिलते हैं तब जाके मैक्रोमोलिक्यूल बनते हैं। ये सीधा सा कॉन्सेप्ट है। क्या कॉन्सेप्ट है कि जब सूक्ष्म वाले अणु मिलेंगे तब हमारे वृहत वाले अणु बनेंगे। मतलब इनमें कौन सी चीजें आएंगी जिससे कार्बोहाइड्रेट या प्रोटीन या जो न्यूक्लिक अम्ल है वो मिलकर बने हुए हैं। तो आपको पता है प्रोटीन की सबसे छोटी इकाई क्या हो सकती है, प्रोटीन किससे मिलकर बना होता है? तो हम कहते हैं प्रोटीन जो है पेप्टाइड से मिलकर बना होता है। और पेप्टाइड को भी अगर और छोटा करें तो हम कहते हैं कि अमीनो अम्ल से मिलकर बना होता है। अभी पढ़ेंगे हम कैसे कैसे बनते हैं। बहुत सारे अमीनो अम्ल जब मिलते हैं तो प्रोटीन का निर्माण होता है। अभी प्रोटीन पढ़ेंगे तो और इस बात को समझ में आ जाएगी। तो सबसे पहला क्या है कि प्रोटीन किससे मिलकर बना हुआ है? प्रोटीन एक वृहत अणु है, इसको वृहत अणु में गिनेंगे। लेकिन ये जिससे बना हुआ है उसका आकार बहुत छोटा है और वो छन्नी से नीचे आ जाता है। क्यों आ जाता है? क्योंकि ट्राइग्लिसराइड उसको तोड़ तोड़ के अलग कर देता है, ठीक है, टुकड़े टुकड़े कर देता है उसके। तो अभी क्या है, दूसरा है हमारा कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट को हम क्या बोलते हैं? सैकेराइड्स बोलते हैं, क्योंकि ये बहुत सारी सैकेराइड यूनिट से मिलके बने होते हैं। पॉलीसैकेराइड्स हैं ये, ठीक है। पॉली का मतलब बहुत सारे। तो अगर हम पॉली का मतलब बहुत सारे हैं, तो अगर हम एक यूनिट को नाम देना चाहें, पॉलीसैकेराइड्स क्या हैं? बहुत सारी सैकेराइड यूनिट मिलके बनी हुई है। लेकिन अगर हम एक यूनिट को नाम देना चाहें तो हम उसको क्या कहेंगे? मोनोसैकेराइड, क्योंकि एक है। मोनो का मतलब एक, डाई का मतलब दो, ट्राई का मतलब तीन और पॉली का मतलब बहुत सारी। तो इसमें क्या है, एक तो मोनोसैकेराइड्स है यानी कि जिससे कार्बोहाइड्रेट मिलके बनी होती है। दूसरा ओलिगोसैकेराइड्स है, ये भी कार्बोहाइड्रेट का ही पार्ट है। अभी पढ़ेंगे ये क्या क्या होते हैं। वसी अम्ल है, अमीनो अम्ल है, न्यूक्लियोटाइड्स है। न्यूक्लियोटाइड्स क्या होते हैं? न्यूक्लिक अम्ल क्या है हमारा? डीएनए है, ठीक है। डीएनए किससे मिलके बना होता है? तो हम कहते हैं कि डीएनए न्यूक्लियोटाइड से मिलके बना होता है। डीएनए भी पढ़ना है हमें, स्ट्रक्चर इतना डिटेल में नहीं लेकिन पढ़ना है। जल, खनिज, लवण आदि कुछ महत्वपूर्ण सूक्ष्म जैव अणु के उदाहरण हैं, ठीक है। हो सकता है कई बुक्स आपको ये लिखे कि यहाँ पे अमीनो अम्ल, वसी अम्ल, पेप्टाइड्स ऐसे भी लिख सकती है, पर बात सेम ही है। क्यों? क्योंकि अगर मैं बोलूं कि प्रोटीन पेप्टाइड से बना हुआ है तो भी बात गलत नहीं है। मैं बोलूं कि प्रोटीन अमीनो अम्ल से बना हुआ है तो भी बात गलत नहीं है। तो मैं अमीनो अम्ल भी यहाँ लिख दूंगी तो कोई गलत चीज नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि प्रोटीन अमीनो अम्ल से मिलकर बना होता है। और ये जो है ये मोनो छोटी छोटी इकाइयां हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पॉलीसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड, मोनोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड, अमीनो अम्ल, न्यूक्लियोटाइड, ये सारी चीजें हमें कहाँ मिलेंगी? उस छनन के अंदर मिलेगी, फिल्ट्रेट के अंदर मिलेगी, ठीक है। अब आते हैं वृहत अणु। ये तो वो जो छन गए, जो नहीं छने वो क्या है? तो देखो ट्राइग्लिसराइड जो होता है ना वो क्या करता है? इनको तोड़ता है। प्रोटीन, हमारे जैव अणु कौन से हैं? मैंने कहा प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, न्यूक्लिक अम्ल। अब जो टूट गए और टूट के छोटी यूनिट में आ गए वो तो नीचे चले गए, लेकिन कुछ ऐसे भी तो हैं जो पकड़ में नहीं आए, जो नहीं टूटे। अब वो नहीं टूटे वो कौन है? वो नहीं टूटे वो ये बड़े वाले अणु हैं, यानी कि जो प्रोटीन नहीं टूट पाया, जो कार्बोहाइड्रेट नहीं टूट पाया, जो न्यूक्लिक अम्ल नहीं टूट पाया, वो तो ऊपर ही रह जाएगा, वो छन के नीचे आएगा ही नहीं। जो टूट गए वो नीचे आ गए और जो नहीं टूटे वो ऊपर रह गए। तो इनमें हमें क्या मिलेंगे? इनमें बड़े वाले मॉलिक्यूल्स मिलेंगे जो कि हमारे एक्चुअल बायोमॉलिक्यूल्स हैं। कोशिका के अंदर पाए जाने वाले वे रसायन जिनके अणु रासायनिक संरचना की दृष्टि से बड़े होते हैं, ठीक है, उसका जस्ट उल्टा लिखना है आपको। और विभिन्न प्रकार के सूक्ष्म अणु या एकक के बहुलीकरण के से बने होते हैं। आ गई बात, किससे बने हैं ये? इन सूक्ष्म वालों के बहुलीकरण से बने। बहुलीकरण का मतलब होता है पॉलीमराइजेशन। जैसे मैंने अभी जस्ट कहा कि प्रोटीन है, ये अमीनो अम्ल है। अब क्या होता है, अमीनो अम्ल के बहुत सारी ऐसी यूनिट्स जो हैं आपस में जुड़ जाती है, तो एक यूनिट को मैं बोलूंगी मोनोमर।
अब ये बहुत सारे अमीनो अम्ल है तो मैं इसको पॉली अमीनो या पॉलीमर कह दूंगी। क्या कह दूंगी? पॉलीमर, क्योंकि बहुत सारे, पॉली का मतलब बहुत। तो ये क्या है? बहुलीकरण से बने हुए हैं, जैसे कि प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, न्यूक्लिक अम्ल। न्यूक्लिक अम्ल किससे बना है? न्यूक्लियोटाइड से। प्रोटीन किससे बना है? अमीनो अम्ल से, जो यहाँ पे ये लिखा है अमीनो अम्ल। कार्बोहाइड्रेट किससे बनी है? मोनोसैकेराइड और ओलिगोसैकेराइड से। तो इनके मिलने से ही वृहत अणु बनते हैं। ठीक है, वो उनमें से कुछ ऊपर रह जाते हैं, कुछ नीचे आ जाते हैं टूट के। तो ये कह रहा है कि उनके मिलने से क्या बनते हैं? वृहत अणु बनते हैं। इनकी क्या खासियत है? इनके अणु रासायनिक दृष्टि से बड़े हैं। मैंने कहा जस्ट उसका उल्टा लिखना है आपको। इनका अणुभार अपेक्षाकृत अधिक होता है। कितना होता है? उनका 18 से 800 था, इनका हम कहते हैं कि मोर देन 1000 डाल्टन होता है। मतलब ये वाला मैथ्स का एरो तो समझते हो ना, ग्रेटर देन, है ना, 1000 से बड़ा, 1000 या 1000 से बड़ा मिलेगा। और कई बुक्स ऐसे लिखती है 800 से बड़ा मिलेगा, क्योंकि वहां हम कह रहे हैं 800 है, तो 800 से जो भी बड़े होंगे वो सब वृहत अणु में आ जाएंगे, क्योंकि भाई उनके मिलने से ये बने हैं। कई बुक्स ऐसे लिखती हैं कि 100 से 10,000 एंगस्ट्रम। अब वो एंगस्ट्रम में बता रही है, इसलिए यूनिट का फर्क है, लेकिन हमने वहां पे डाल्टन दिया है तो मैं भी यहाँ पे डाल्टन वाली यूनिट ही आपको सजेस्ट करूंगी ताकि एक सा रहे। ठीक है, हम बोलेंगे 800 से 1000 के बीच या 1000 से ऊपर वाले जितने भी है वो सब किस में आएंगे? मैक्रोमोलिक्यूल्स में आएंगे, वृहत अणु में। ये सूक्ष्म अणुओं के बहुलक से बनते हैं। ये बात हम कर चुके हैं कि भाई वो जो सूक्ष्म अणु है उनके मिलने से ही इनका निर्माण होगा। जब वो बहुत सारे मिल जाएंगे तो एक बड़ा अणु बना देंगे। इनकी विलयशीलता कम होती है, ये नहीं घुले। भाई हमारे फिल्ट्रेट में ये कहाँ रह गए? हमारे फिल्ट्रेट में ये ऊपर रह गए। हमने ट्राइग्लिसराइड डाला लेकिन ट्राइग्लिसराइड में ये घुले ही नहीं और नीचे आए नहीं, क्योंकि ट्राइग्लिसराइड तो अब नीचे आ चुका है छोटे वालों को लेकर, और ये ट्राइग्लिसराइड में घुले ही नहीं, इसलिए ये ऊपर रह गए। तो इनकी विलयशीलता कम है। जो घुल गए, टुकड़े बन गए, वो नीचे आ गए, बाकी ऊपर रह गए। क्योंकि देखो प्रोटीन, हम प्रोटीन कह रहे हैं लेकिन प्रोटीन का मतलब प्रोटीन ही, प्रोटीन बहुत प्रकार के होते हैं, कार्बोहाइड्रेट बहुत प्रकार के होते हैं। अब उनमें से कुछ होंगे बेचारे वीक वाले कार्बोहाइड्रेट जो टुकड़े होके नीचे आ गए, और कुछ अच्छे स्ट्रॉन्ग वाले होंगे जो ऊपर रह गए। प्रोटीन में कुछ प्रोटीन वीक वाले होंगे जो अमीनो एसिड में टूट गए, उनका बस नहीं चला और नीचे आ गए, और कुछ प्रोटीन स्ट्रॉन्ग वाले जो ऊपर ही रह गए। ठीक है, ये वाली कहानी है। इनकी आणविक रचना सरल, शाखित व अशाखित एवं कुंडलित हो सकती है। कैसी हो सकती है भाई? क्या हो सकती है? सरल हो सकती है, सिंपल ऐसी। शाखित का मतलब ब्रांच्ड, ये लो ऐसे ब्रांच हो सकती है। अशाखित, ये अशाखित ही है। और कुंडलित तो भाई मैं ऐसे कुंडली कर दूं, ये लो ये कुंडली हो गई। तो इस तरह की इनकी क्या हो सकती है? संरचनाएं हो सकती हैं। इनमें क्या आ जाएंगे? पॉलीसैकेराइड्स। और अगर आप पॉलीसैकेराइड से कंफ्यूज हो रहे हैं तो आप सीधा लिख दो कार्बोहाइड्रेट, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट ही क्या है? एक पॉलीसैकेराइड है। पॉली का मतलब बहुत सारी, सैकेराइड्स की यूनिट जुड़ी हुई है इसमें। प्रोटीन, लिपिड और न्यूक्लिक अम्ल। अब एक बात याद रखना, क्या ये जो बेचारा लिपिड है ये चोर है, चोर। क्या है ये? चोर। चोर कौन होता है? जो अपने आप को छुपाता है। लिपिड एक वृहत अणु है, सुनना मेरी बात। लिपिड एक वृहत अणु है, लेकिन ये फिर भी छन के नीचे आ जाता है। धोखा, बहुत बड़ा धोखा। इस बात को आपको शायद ही कोई समझाए, लेकिन इस बात को आज समझ लेना कि लिपिड हमें नीचे मिलता है, जबकि हम कह रहे हैं कि माइक्रोमोलिक्यूल नीचे मिलना चाहिए, सूक्ष्म वाले नीचे मिलते हैं, लेकिन लिपिड एक वृहत अणु है फिर भी ये नीचे मिलता है। क्यों मिलता है? क्योंकि लिपिड जो है, देखो हमने कहा कि कार्बोहाइड्रेट जो है वो ऐसे यूनिट से मिलके बने हुए हैं, है ना, कोई भी प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट कोई भी है, इनकी एक एक यूनिट है। तो जब ये वसी अम्लों में घुलते हैं तो इनकी ये बॉन्ड्स टूट जाते हैं। लेकिन जब हम लिपिड की बात करते हैं
तो लिपिड में ऐसे कोई बॉन्ड्स नहीं है। लिपिड में क्या है, लिपिड कोई ऐसी छोटी यूनिट नहीं है, वो वसी अम्ल और ग्लिसरॉल से मिलके बनी होती है। अभी पढ़ेंगे लिपिड तो आपको समझ में आएगा। अब ये क्या है, बिल्कुल इनका बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है। अब वसी अम्ल अलग है, ग्लिसरॉल अलग है, यहाँ पे तो एक ही यूनिट के बार बार रिपीटेशन से बनते हैं कार्बोहाइड्रेट। मतलब कि अगर ये सेकेराइड है तो यहाँ पे भी सेकेराइड, यहाँ पे भी सेकेराइड, यहाँ पे भी सेकेराइड। लेकिन लिपिड में ऐसा नहीं है, लिपिड में अल्टरनेट है, एक बार ग्लिसरॉल है, एक बार वसी अम्ल, एक बार ग्लिसरॉल, एक बार वसी अम्ल। तो लिपिड क्या होते हैं, अपने आप को टूटने इजीली क्या हो जाते हैं, टूट जाते हैं और टूट के छनन में आ जाते हैं। लेकिन उनकी कोई स्मॉलेस्ट यूनिट है ही नहीं, वो पॉलीमर्स नहीं है, यानी कि वो किसी के बहुलीकरण से नहीं बने हुए हैं, वो तो बस एक गुच्छा है, आपने एसिड डाला वो टूट गए। ठीक है, तो इसीलिए लिपिड हमें नीचे मिल जाते हैं। ये बात आप थोड़ा सा नीट के पर्पज से याद रखें, क्योंकि आपकी एनसीईआरटी में तो इसको वृहत अणु में लिख दिया है, कोई ज्यादा डिस्कशन किया नहीं है। चोर, चलिए अब हम बात करते हैं कि हमारे पास कौन कौन से बायोमोलिक्यूल है। तो मैंने आपसे क्लास के स्टार्टिंग में कहा था कि हम जब बायोमोलिक्यूल पढ़ेंगे, और हम बायोमोलिक्यूल में क्या पढ़ेंगे, भाई दोनों ही पढ़ेंगे, क्योंकि मैंने कहा कि मैक्रोमोलिक्यूल माइक्रो से ही मिलके बने होते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कार्बोहाइड्रेट, उसके बाद हम पढ़ेंगे प्रोटीन, और प्रोटीन के अंदर ही अमीनो अम्ल भी पढ़ लेंगे, और प्रोटीन के बाद हम आएंगे न्यूक्लिक अम्ल पे, और न्यूक्लिक अम्ल के बाद हम जाएंगे लास्ट में लिपिड पे। ये चोर को सबसे लास्ट में पढ़ेंगे। अच्छा, एनसीईआरटी जब आप खोलोगे तो वहां पे सबसे पहले आपको दिया है प्राथमिक उपापचय और द्वितीयक उपापचय, ऐसा कोई टॉपिक दिया हुआ है, और लिपिड पहले दे रखा है। लेकिन मैं लिपिड पहले नहीं ले रही, मैं लिपिड को लास्ट में लूंगी। और हम शुरू कहाँ से करेंगे, कार्बोहाइड्रेट से करेंगे। प्राथमिक और द्वितीयक उपापचय में पढ़ाऊंगी, अभी से कह देती हूँ, अपने कान नाक आंख सब खोल के सुन लो कि मैम आपने ये छोड़ दिया, ऐसा कोई नहीं बोलेगा। हमने पढ़ेंगे हम उसको, लेकिन पहले हम ये चीजें पढ़ेंगे, क्योंकि मेरा ये मानना है कि जब तक आप ये पढ़ोगे नहीं, आप प्राथमिक और द्वितीयक उपापचय नहीं समझ पाओगे। ठीक है, तो हम उसको बाद में पढ़ेंगे। पहले हम कार्बोहाइड्रेट पढ़ेंगे, फिर हम प्रोटीन पढ़ेंगे, फिर हम न्यूक्लिक अम्ल पढ़ेंगे और लिपिड। और ये क्या है, ये कौन है, ये जैव अणु है। कौन है ये, जैव अणु। और सबके सब कैसे हैं, कार्बनिक है, क्योंकि जैव अणु की परिभाषा के अनुसार कार्बनिक अणु ही जैव अणु है। ठीक, तो पहला टॉपिक आज जो हम शुरू करने वाले हैं वो शुरू करने वाले हैं कार्बोहाइड्रेट। और आज से कोई भी क्लास मिस नहीं करेगा, क्योंकि मिस किया तो गया। ठीक है, वो बच्चे है ना, मैम नया चैप्टर शुरू होगा तब पढ़ेंगे, हमारा बैकलॉग पड़ा हुआ है। बैकलॉग, ये बैकलॉग में भी जा रहा है। ये मेरी बात ही समझ नहीं आती कि बच्चे क्या है ये। भाई आज जो पढ़ा रहे हैं वो पढ़ो, उसके साथ बैकलॉग कंप्लीट करो। अब बैकलॉग कंप्लीट करने के चक्कर में नया बैकलॉग बनाए जा रहे हो चैप्टर छोड़ के। ठीक है, इस बात को जितने जल्दी समझ लोगे जीवन में सुखी हो जाओगे। ठीक है, चलो आ जाओ। सबसे पहला है कार्बोहाइड्रेट। क्या है कार्बोहाइड्रेट, जिसको हम नॉर्मल वे में शुगर कहते हैं, है ना। वो घर पे जो चीनी शुगर है वो शुगर नहीं है, ये साइंस में शुगर का मतलब होता है कार्बोहाइड्रेट। सिंपल टाइप की जो कार्बोहाइड्रेट होती है उसको हम कहते हैं शुगर, या एक और नाम है शर्करा। जहां पे भी शर्करा वर्ड आता है ना, शर्करा वर्ड आता है, वहां पे मतलब होता है कार्बोहाइड्रेट से। ठीक है, तो अब कार्बोहाइड्रेट के कुछ लक्षण देख लो। कार्बोहाइड्रेट कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन द्वारा निर्मित होते हैं, ऑब्वियस, क्योंकि कार्बनिक पदार्थ है। इनमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात 2:1 होता है। और एक और चीज मैं आपको बताती हूँ, कहीं आप पढ़ेंगे कि इसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात 1:2:1 होता है, तो ये भी सही है। अगर हम तीनों का अनुपात देखना चाहें तो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात 1:2:1 होगा, और खाली हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का देखेंगे तो 2:1 होता है। ये क्या मतलब हुआ, ये मतलब हुआ कि अगर आपके पास कार्बन 4 है,
अगर आपके पास कार्बन 4 है तो कार्बन 1 की जगह आप 4 रख दोगे तो हाइड्रोजन दुगुना होना चाहिए, कार्बन से दुगुना होना चाहिए। तो हाइड्रोजन कितना हो गया? तो हाइड्रोजन 8 हो गया। और कार्बन 1 है तो ऑक्सीजन भी 1 है, मतलब जितना कार्बन उतना ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन भी 4 होगा। ठीक है, बात समझ में आई क्या है अनुपात? वैसे मैथ्स पढ़ते हो है ना, मेरे से ज्यादा अच्छी मैथ्स होगी कुछ किसी की तो भाई जल के समान रहते हैं ये। ठीक है, जल में जैसे होता है, जल में क्या होता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात 2:1, यहाँ पे भी वही है। डीऑक्सीराइब बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो बच्चे बाद में मुझसे पूछेंगे, इसलिए पहले से ही बता देती हूँ। डीऑक्सीराइबोज जिसका फॉर्मूला ये है, शर्कराएं हैं लेकिन इनमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात 2:1 नहीं है, मतलब ये अपवाद है, एक्सेप्शंस। बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स कैन नेवर बी एक्सेप्टेड बाय एक्सेप्शंस, है ना, हर जगह एक्सेप्शन तो होने ही है। हम हर जगह कुछ नहीं, मतलब एक मैंने कोई पता नहीं क्या देखा था, उसमें क्या होता है, एक बच्चा केमिस्ट्री वाले सर से सवाल पूछता है, कुछ देखा था मैंने कुछ, तो सर को जवाब नहीं आता, तो सर थोड़ी देर सोचते हैं फिर कहते हैं एक्सेप्शन है ना, जब कुछ नहीं आता है तो एक्सेप्शन। तो ये एक एक्सेप्शन है कि जो डीऑक्सीराइबोज, अब ये कहाँ होती है, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, डीऑक्सीराइबोज शुगर कहाँ होती है, राइबोज शुगर, डीऑक्सीराइबोज शुगर कहाँ होती है? डीऑक्सी वाली डीएनए में होती है, डीएनए पढ़ेंगे अभी हम। तो डीएनए में जो डीऑक्सीराइबोज शुगर होती है ना, इसमें अनुपात देखो वो नहीं है, कार्बन 5 है, हाइड्रोजन 10 है, लेकिन ऑक्सीजन 4 है, तो यहाँ पे 2:1 का अनुपात नहीं बैठ रहा। तो भाई ये एक्सेप्शन है जहां पे हाइड्रोजन ऑक्सीजन का अनुपात 2:1 नहीं होता, बट ये शर्करा है डीएनए के अंदर वाली। ठीक है, चलो फॉर्मेल्डिहाइड। अच्छा, कार्बोहाइड्रेट हमें 2 रूपों में मिलती है, जब हम और डिटेल में पढ़ेंगे। एक तो मिलती है फॉर्मेल्डिहाइड में, मैंने इसको ऐसे याद कर रखा था, ये फॉर्मिन और फॉर्मेल्डिहाइड के फॉर्मूले में ना बड़ा कंफ्यूजन रहता था मुझे अपने स्कूल टाइम में, तो मैंने ऐसे याद कर रखा था फॉर्म, ये बड़ा फॉर्म में है। फॉर्म में कब होता है, मतलब अगर हम थोड़ा सा लड़के को देखें तो लड़का फॉर्म में कब होता है, हम ये कहते हैं कि जब उसके दोनों हाथों में लड्डू हो, है ना, मतलब 2 गर्लफ्रेंड को संभाल रहा हो, तो उसको हम कहते हैं कि फॉर्म में। तो मैंने इसको ऐसे याद कर रखा था, अगर आपको थोड़ा सा फॉर्मूला याद हो फॉर्मेल्डिहाइड का तो ऐसा होता है, इधर कार्बन इधर हाइड्रोजन। तो ये एक ऐसा लड़का है जिसके दोनों हाथ में लड़कियां हैं, हाइड्रोजन मिली हुई है इसको, तो मैंने ऐसा फॉर्मेल्डिहाइड मतलब फॉर्म में है ये। ठीक है, तो ऐसे मेरे को बड़ा कंफ्यूजन होता था, तो मैंने इसको ऐसे याद कर रखा है, और ताकि मैं कंफ्यूज नहीं हूं। तो वही फॉर्मेल्डिहाइड है, ये 2 तरह की शुगर हमें मिलती है। फॉर्मेल्डिहाइड में हम ग्लूकोज पढ़ेंगे आगे, और दूसरी होती है एसिटिक अम्ल। अच्छा एक सेकेंड, फॉर्मेल्डिहाइड वाली बात दूसरी आएगी। फॉर्मेल्डिहाइड और एसिटिक अम्ल क्या नहीं है, शर्कराएं नहीं है। ठीक है, इनका अनुपात 2:1 होता है, लेकिन ये शर्कराएं नहीं है। तो दोनों अपवाद आपको ध्यान रखने, ऐसा भी नहीं कि बच्चे पूछेंगे मैम आपने कहा था शर्करा में 2:1 होना चाहिए, इसमें 2:1 है तो ये शर्करा होनी चाहिए, ऐसा नहीं है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, कहीं पूछ ले निम्न में से शर्करा नहीं है, क्योंकि भाई फॉर्मेल्डिहाइड तो एसिड है, ये भी एसिड है, एल्डिहाइड है वो, है ना, ये एसिड है। ये दोनों का अनुपात 2:1 मिलेगा, लेकिन ये कार्बोहाइड्रेट नहीं है। क्यों? क्योंकि कार्बोहाइड्रेट का सामान्य सूत्र क्या है ये आपको याद रखना है, CnCH2ON, ऐसे भी लिख सकते हो उसको और ऐसे भी लिख सकते हो CnH2nON, है ना, ये भी सही है ये भी सही है। अब केमिस्ट्री थोड़े बहुत पढ़े ही होंगे आप, तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये और ये दोनों क्यों सही है, क्योंकि n की जो भी हम वैल्यू रखेंगे, n को अंदर से मल्टीप्लाई करोगे तो ये CnH2n और ON हो जाएगा, राइट, इसलिए तो ये वाला भी सही है ये वाला भी सही है, और वो हमने लिख ही दिया 1:2:1, वो भी सही है। तो नॉर्मल कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मूला क्या है, CH2ON, राइट। चलो कार्बोहाइड्रेट पॉलीहाइड्रोक्सी, अच्छा मैं यहां से मिटा रही हूं भाई, मेरे खिचड़ा बन गया इधर, कि नोट कर लिया होगा आई होप आपने।
अब वो जो मैं बात बोलने वाली हूँ कि कार्बोहाइड्रेट हमें दो रूपों में मिलती है, एक मिलती है कीटोन ग्रुप के साथ और एक मिलती है एल्डिहाइड ग्रुप के साथ। एक तो होती है कार्बोक्सी पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, ये एल्डिहाइड जो एल्डिहाइड ग्रुप का फॉर्मूला क्या होता है, एल्डिहाइड ग्रुप का फॉर्मूला होता है CHO। ठीक है, तो एक तो हमें एल्डिहाइड ग्रुप में मिलती है जिसमें ग्लूकोज पढ़ेंगे हम, इसका एग्जांपल क्या है ग्लूकोज, और एक होती है कीटोन ग्रुप में। कीटोन का फॉर्मूला क्या होता है भाई, मैं स्ट्रक्चर नहीं बना सकती, ये कीटो ग्रुप है, इधर भी वैलेंसी रहेगी इधर भी वैलेंसी रहेगी। ठीक है, तो कीटोन है तो दो रूप में मिलती है, इसके अंदर हम पढ़ेंगे फ्रक्टोज, ये दो हमें डिटेल में पढ़ने हैं। ठीक है, इसमें एक एल्डिहाइड या कीटोन क्रियात्मक समूह होता है, क्रियात्मक समूह यानी फंक्शनल ग्रुप। केमिस्ट्री, भाई केमिस्ट्री पढ़नी है इस पूरे बायो के चैप्टर में। ठीक है, केमिस्ट्री में होते हैं ना फंक्शनल ग्रुप, तो ये क्रियात्मक समूह है, एल्डिहाइड, अल्कोहल, कीटोन, ईथर, ये सब फंक्शनल ग्रुप होते हैं। तो ये दो फंक्शनल ग्रुप वाली कार्बोहाइड्रेट जो है वो बड़ी फेमस है और इनको हमें पढ़ना है। इसमें हम ग्लूकोज पढ़ेंगे, इसमें फ्रक्टोज पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे सरलतम कार्बोहाइड्रेट को शर्करा कहते हैं, पहले ही लिख दिया है मैंने कि सबसे सरलतम को हम शुगर या शर्करा कहते हैं। उसका मतलब घर में पाई जाने वाली शक्कर से नहीं है बिल्कुल भी, आपके घर में जो पाई जा रही है वो तो कैन शुगर है। ठीक है, उसको कैन शुगर बोलते हैं। शर्करा मीठी होती है, वह फ्रक्टोज सर्वाधिक मीठी शर्करा है, सबसे मीठी शर्करा फ्रक्टोज होती है क्योंकि ये फ्रूट से मिलती है, फ्रक्टोज फ्रूट से। ठीक है, सुक्रोज जो होती है वो कैन शुगर होती है, ठीक है, वो वहां से मिलती है गन्ने से। ठीक है, आ जाओ अब कार्बोहाइड्रेट का क्लासिफिकेशन। ठीक है, क्या करने वाले हैं, कार्बोहाइड्रेट वर्गीकरण, यहां से शुरू हो रही है कहानी की कहानी। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट हमें जनरली तीन रूपों में मिलती है अगर हम कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण करें, मोनोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड। क्या, पहले मेरे को जगह देखने दो, जगह की भारी कमी है। अच्छा, यहाँ लिखा हुआ है कार्बोहाइड्रेट को मोनोमर इकाइयों की संख्या के आधार पर। मोनोमर क्या होता है, अभी मैंने समझाया कि हमने कहा कि कोई भी पॉलीमर यानी कि कोई भी वृहत अणु छोटी छोटी इकाइयों के मिलके बना हुआ है। आप पॉलीमर्स पढ़े होंगे, है ना भाई, ये केमिस्ट्री। अच्छा, इस चैप्टर की एक खासियत है, ये चैप्टर आपको केमिस्ट्री में भी काम में आएगा क्योंकि केमिस्ट्री में भी बायोमोलिक्यूल है एक चैप्टर, तो आपके दो चीजें कवर हो रही है। देखो, ये है हमारा एक इकाई, कोई भी एक इकाई, इसको बार बार रिपीट करने पर मुझे कार्बोहाइड्रेट मिलती है या कोई भी वृहत अणु मिलता है। तो ये ऐसा है कि एक मोतियों की माला है ना। आप मोतियों की माला कैसे बनाते हैं, एक धागे में बहुत सारे एक जैसे मोती पो दो तो माला बन जाती है। तो आप ये समझो कि ये वो मोती है। अब इस मोती को एक साइंस में नाम दिया हुआ है यूनिट, और यूनिट को भी और एक नाम अगर हम देना चाहें तो वो हम देते हैं मोनोमर। मोनो का मतलब एक, मर का मतलब यूनिट, एक यूनिट। अब ऐसे ही मोनोमर जब बार बार मिलके एक लंबी श्रृंखला बनाते हैं तो हम उसे कहते हैं पॉलीमर, क्योंकि पॉली हो गए, पहले मोनो थे, एक जना मर रहा था, अब सब जने मर रहे हैं तो पॉलीमर हो गया। ठीक है, तो भाई मोनोमर समझ में आया, ये बार बार वर्ड्स आएंगे इसलिए मैं समझा रही हूँ। और पॉलीमर का मतलब बहुत सारे मोनोमर जो है मर चुके हैं। ठीक है, तो पॉलीमर समझ में आया। तो कार्बोहाइड्रेट क्या है, बहुत सारी मोनोमर यूनिट से मिलके बने होते हैं। अब ये यूनिट है क्या, इस यूनिट के आधार पर हम कार्बोहाइड्रेट को तीन प्रकार में बांटते हैं कि यूनिट की संख्या क्या है, क्या यूनिट की संख्या क्या है, कि ये एक यूनिट है, दो है, तीन है, चार है, 6 है, 12 है, 50 है, जितनी भी है। तो पहले आ जाएंगे मोनोसैकेराइड्स। देखो, कार्बोहाइड्रेट के बहुत नाम है, इसको शुगर भी कहते हैं, इसको सैकेराइड भी कहते हैं। अब सैकेराइड वर्ड जहां आता है इसका मतलब शुगर यानी कि कार्बोहाइड्रेट। क्योंकि ये कार्बोहाइड्रेट है तो इसकी यूनिट को एक नाम दिया है हमने, इसकी मोनोमर इकाई को सैकेराइड। तो जहां पे एक यूनिट है वहां पे मोनोमर मतलब सिर्फ एक से बने हैं। जहां पे ओलिगोसैकेराइड हम इसको कहते हैं जहां पे दो मोनोमर मिल जाते हैं।
मतलब कि 2 मोनोमर मिले तो डाइसैकेराइड बन जाएगा। ठीक है, अभी मोनोमर भी आपको बताएंगे, इसमें भी अंदर कुछ है। ठीक है, और तीसरा है पॉलीसैकेराइड्स, जिसमें बहुत सारे यूनिट्स मिल जाएंगी, अनंत यूनिट्स मिल सकती हैं। मतलब देखो, हमको गिनती आती है, हमको 7 तक गिनती आती है। 7 के बाद जब हम गिनती करना शुरू करते हैं तो मैं गिनती भूल जाती हूँ, तो मैं उसको पॉली कर देती हूँ कि भाई अब जो भी होगा 7 के बाद वो पॉलीमर हो जाएगा। ठीक है, मोनोमर 1 यूनिट। ऑलिगो में हम कहते हैं कि भाई 3 से 10 यूनिट तक हम ऑलिगोसैकेराइड्स को गिनते हैं, और उसके बाद वाली जितनी भी यूनिट बढ़ेंगी तो सब पॉलीमर में डाल देंगे। ठीक है, मोनोमर, ऑलिगोसैकेराइड्स या मोनोसैकेराइड्स, ऑलिगोसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड्स। समझे आप बात को? समझे क्या है भाई? 3 ग्रुप्स में बांटते हैं। अब सुनना मेरी बात। पहले है मोनोमर या मोनोसैकेराइड्स, दूसरे हैं ऑलिगोसैकेराइड्स, तीसरे हैं पॉलीसैकेराइड्स। देखो, मोनोमर क्या होता है? एक यूनिट होगी, ये गोला बना रही हूं मैं, हालांकि ये रिंग होगी, ऐसी है ना, ऐसी रिंग होगी। मोनोमर में क्या होता है? एक यूनिट होगी, लेकिन ये यूनिट आप देख रहे हो कार्बन से मिलके बनी हुई होगी, ये इसमें कार्बन होगा। अब ये कार्बन संख्या अगर 3 से 7 कार्बन है इसमें, इस रिंग के अंदर या इस मोनोमर यूनिट के अंदर 3 से 7 कार्बन है, तो उसको हम मोनोसैकेराइड के अंदर आएंगे। अब ऐसी, ये मान लो एक कार्बन है जिसमें 7 कार्बन है, तो ऐसी 7 कार्बन की ये एक मोनोसैकेराइड है, ये दूसरा मोनोसैकेराइड है, फिर ये तीसरा मोनोसैकेराइड है। इसका एग्जाम्पल हम पढ़ेंगे ग्लूकोज और फ्रक्टोज, जो मैंने कहा हम डिटेल में पढ़ेंगे। ग्लूकोज और फ्रक्टोज, ये सब एक एक यूनिट से मिलके बने होते हैं, मतलब एक एक यूनिट बनी हुई है, एक यूनिट बस, उससे चेन नहीं बनी हुई, सिंगल सिंगल है ये, बीच में कोई धागा नहीं है, माला नहीं बनाई हमने। ठीक है, माला नहीं बनाई, सिर्फ एक एक मोती है ये, एक तरह से आप ऐसे समझ सकते हो। लेकिन ये मोती में कितने कार्बन है? इसमें 3 से 7 कार्बन है। ठीक है, 3 कार्बन से, सी का मतलब कार्बन, 3 से 7 कार्बन है। इस बात को बहुत अच्छी तरह समझ लेना, मैं कह रही हूँ बाद में बहुत कंफ्यूजन आने वाला है। ऑलिगोसैकेराइड्स क्या होते हैं? ऑलिगोसैकेराइड जब मोनोमर की 2 या 2 से अधिक इकाइयां मिलती है, जैसे कि मान लो ये एक मोनोमर था, अकेला मोती है ना, इससे मैंने एक और जोड़ दिया, ये, अब मैंने 2 मोती ले लिए हैं, तो अब ये 2 मोनोमर है, एक मोनोमर ये, अब मोनोसैकेराइड। ठीक है, एक सैकेराइड ये है और एक सैकेराइड ये है, ये भी मोनोसैकेराइड है। क्यों सैकेराइड है? क्योंकि इसमें कार्बन की संख्या कितनी है? 3 से 7 है, इसमें भी 3 से 7 हो सकती है। अब 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है, 6 भी हो सकती है, 7 भी हो सकती है। तो 3 से 7 होते ही हम उसको मोनोसैकेराइड कहते हैं। लेकिन अब यहाँ पे 2 मोनोसैकेराइड मिलते हैं, तो 2 मोनो मिले तो क्या हो गया? मोनो, और 2 को क्या कहते हैं? डाई, तो हम इसको क्या कह देंगे? डाइसैकेराइड। 2 मिल गए, फिर ऐसे 3 मिले तो हम उसको ट्राइसैकेराइड कहते हैं। लेकिन ये सभी सैकेराइड्स एक कैटेगरी में रखे हुए हैं, कहां तक? 7 तक। जब हम ऐसे एक इकाई मिलाई, 2 इकाई मिलाई, 3, 4, 5, 6 और 7, 8, 9 और 10 तक अगर हम इकाइयां मिला दें मोनोमर की, मान लो ऐसे मोनोसैकेराइड्स जो हैं हम 10 गिन ले, 10 जोड़ दें, तब तक हम उसको ऑलिगोसैकेराइड में रखते हैं। तो ऑलिगोसैकेराइड में क्या होता है? ऑलिगोसैकेराइड में 3 से या 1 से 10 बोल दूं मैं, 1 से 10 तक मोनोसैकेराइड इकाइयां होती हैं। ऐसे मोनोसैकेराइड अगर 10 नंबर तक जुड़ जाए, 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10, ठीक है, तो उसको हम ऑलिगोसैकेराइड में रखेंगे। लेकिन वो बने किससे होंगे? वो मोनोसैकेराइड से बने होंगे। ठीक है, और फिर आते हैं पॉलीसैकेराइड। अब मैं ऐसे 10 के बाद अगर जोड़ना चाहूं, 50 जोड़ दूं, ऐसे ऐसे मोनोसैकेराइड्स 50 जोड़ दूं,
तो वो किस में आ जाएंगे, पॉलीसैकेराइड्स में। मतलब इसमें क्या होगी, बहुत सारी मोनोसैकेराइड्स हो सकती हैं। जैसे एक और एग्जांपल समझो, यहां पे मैंने कहा ग्लूकोज है ना, ग्लूकोज को लेकर चलते हैं, ये अकेला ग्लूकोज है। अगर ये ग्लूकोज है तो इसको हम कह देंगे मोनोसैकेराइड, क्योंकि एक ही रिंग है। अब मैंने यहाँ पे 4 ग्लूकोज जोड़ दिए तो ये हो गया ओलिगोसैकेराइड। लेकिन ओलिगोसैकेराइड में भी 4 है तो क्या हो गया, टेट्रोज। ठीक है, आप कार्बन नंबर पढ़ते हैं ना, मोनो, डाई, ट्राई, टेट्रा, तो ये क्या हो गया, टेट्रासैकेराइड, क्योंकि मैंने 4 ग्लूकोज की इकाइयां जोड़ दी हैं। अब मैं इसमें 50 ग्लूकोज जोड़ दूं तो अब 50 के लिए मैं ऐसे तो कोई नंबर काउंट करूंगी नहीं, मैं मोनो, डाई, ट्राई, टेट्रा, डोकार, है ना, ऑक्टार, ऐसे नहीं कर सकती। अब मैं क्या है, मैं थक गई हूँ, मेरे को गिनती नहीं आती, तो मैं इसको कह दूंगी तू पॉलीसैकेराइड से, मैंने मतलब 50 इकाइयां जुड़ी हुई है तो हम उसको कह देंगे जा पॉलीसैकेराइड। 10 के ऊपर जाते ही हम गिनती नहीं गिनना भूल जाते हैं, तो हम कह देते हैं कि वो पॉलीसैकेराइड है। समझ गए मेरी बात को? ठीक है, चलो अब मैंने सिर्फ ग्लूकोज का एग्जाम्पल लिया है, इसमें फ्रक्टोज भी हो सकता है ना। अभी इसके भी एग्जाम्पल है, इसके जैसे एग्जाम्पल है सुक्रोज। इसमें क्या होता है, सुक्रोज में ग्लूकोज और फ्रक्टोज मिल जाते हैं। अब मैंने ऐसे कहा कि 2 ग्लूकोज मिले, ऐसा जरूरी नहीं है, मोनोसैकेराइड कोई भी हो सकता है, ग्लूकोज भी हो सकता है, ग्लूकोज फ्रक्टोज भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ का एग्जाम्पल क्या है, सुक्रोज। इसका एग्जाम्पल लिख दो, वैसे आगे आ ही जाएगा लेकिन फिर भी मैं लिखवा देती हूँ, सुक्रोज। ये ग्लूकोज और फ्रक्टोज की 2 इकाइयों से मिलके बने होते हैं, है ना। फ्रक्टोज की रिंग वैसे ऐसी होती है, ऐसी होती है फ्रक्टोज की, है ना। ये फ्रक्टोज नहीं है, ये तो दोनों ग्लूकोज की रिंग ही बनाई है मैंने। ठीक, ये लाइन मिटा देती हूँ वरना आप समझोगे 2 ग्लूकोज बनाए हैं। ठीक है, चलो अब मोनोसैकेराइड क्या है। मोनोसैकेराइड में जो हमने पढ़ा, यह सरलतम शर्करा है, इनका जलीय अपघटन संभव नहीं है। मतलब आप इसको अब अपघटित नहीं कर सकते, एक ही तो यूनिट है, उसको क्या तो अपघटित करोगे, इसको और नहीं तोड़ सकते। बेचारा अकेला है, उसको भी तोड़ना चाहते हो क्या, हड्डियां तोड़ दो उसकी। ठीक है, तो भाई इनको तोड़ नहीं सकते। इनका मूलानुपाती सूत्र, अब मूलानुपाती सूत्र क्या होता है, ये केमिस्ट्री में पढ़ोगे। ठीक है, जिसमें हम सरलतम शो करते हैं कि भाई कार्बन 1 है तो हाइड्रोजन 2n होगा और ऑक्सीजन भी n होगा, वही मूलानुपाती सूत्र होता है ना, सरलतम आणविक सूत्र जिसको हम बोलते हैं। और नहीं मूलानुपाती सूत्र अभी नहीं समझ में आ रहा है तो रहने दो, सीधा लिख देना, इसका फॉर्मूला CnH2n होता है। ठीक है, चलो क्योंकि मैं मूलानुपाती सूत्र पढ़ाने जाऊंगी तो मेरी बायोलॉजी का आज का लेक्चर नहीं हो पाएगा। ठीक है, जैसे ग्लूकोज आ गया एग्जाम्पल, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, ये सब क्या है, ये मोनोसैकेराइड है। वहां पे भी मैंने इन दोनों को ही लिखा है, ये देखो ग्लूकोज, फ्रक्टोज, मोनोसैकेराइड्स में। ठीक है, ये एक होंगी। अब इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे, मैं ये बोल चुकी हूँ। ठीक है, ग्लूकोज पढ़ेंगे हम डिटेल में और हम फ्रक्टोज पढ़ेंगे। ठीक, यदि वलय में, अब मैंने ये वलय बनाई है, देखो इसमें कितने हैं, वलय मतलब रिंग, इस रिंग में कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5। ठीक है, 5 कार्बन है। अगर ये 5 कार्बन है और इसमें मान लो मैं एक जो है छठा भी जोड़ देती हूँ, कहाँ जोड़ू, यहाँ जोड़ दू छठा कार्बन, ये लो छठा कार्बन। अगर वलय में 6 सदस्य होते हैं, जैसे कि ये वाली वलय है, तो इसको पायरिनोज कहते हैं। ये आपको याद रखने हैं बच्चों, ये सब येलो डट्टी फैलो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आप जो रिंग बना रहे हो उसमें 6 कार्बन है, 6 कार्बन है लेकिन रिंग में 5 ही है, एक एक्स्ट्रा है। देखो अभी बताएंगे आपको, फ्रक्टोज ग्लूकोज पढ़ाएंगे तब। ये देखो इसमें 5 कार्बन की रिंग है लेकिन छठा कार्बन बाहर निकल रहा है, तो टोटल कार्बन तो 6 है लेकिन रिंग में 5 ही है, उसको बोलते हैं पायरिनोज या पायरिनोज रिंग। ठीक है, पायरिनोज रिंग। यदि वलय में 5 सदस्य है, अब ये वाली वलय देखो जो मैं फ्रक्टोज है, ये फ्रक्टोज का बेटा रिंग है ना, बनाएंगे हम इसको। ये देखो
एक कार्बन यहाँ पे भी, एक यहाँ पे भी, तो कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5 6। इसमें भी 6 कार्बन है, लेकिन रिंग में कितने कार्बन है? रिंग में 4 ही है, 1 2 3 4, ये दोनों तो बाहर लटके हुए, तो उसको हम कहते हैं फ्यूरिनोज रिंग। ठीक है, फ्यूरिनोज रिंग कहते हैं। अभी फ्रक्टोज पढ़ोगे तो और समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट है, हाँ, अब मैंने कहा कि मोनोमर कैसे हो सकते हैं। भाई मोनोमर, मोनोसैकेराइड्स कैसे होते हैं? एक एक यूनिट से मिलके बने होते हैं। लेकिन हम यहाँ क्या बोले कि अगर इधर देखो 3 से 7 कार्बन होने चाहिए, किसमें? मोनोसैकेराइड में। हम तो 6 वाली बना रहे हैं, अभी तक ग्लूकोज बनाते आ रहे हैं, लेकिन मैंने कहा 3 से 7 कार्बन होने चाहिए उस रिंग के अंदर। तो अगर हमारे पास 3 रिंग वाली, 3 सदस्य वाली कोई, 3 कार्बन वाली कोई ग्लूकोज है, ग्लूकोज क्या? मोनोसैकेराइड है। ठीक है, ट्राई का मतलब 3। भाई मैंने अभी बताया ना केमिस्ट्री में, कार्बन मोनो, डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा और हेप्टा, ऐसे चलता है। तो अगर 3 कार्बन है तो कार्बन के 3 परमाणु होते हैं इसमें। उदाहरण क्या है इसका? आपको एक एक उदाहरण मैक्सिमम सबके याद रखने हैं। मेरे ख्याल से ग्लिसरॉइड आपको या ग्लिसरेल्डिहाइड याद हो जाएगा, और ये आप पढ़ेंगे भी जब आप फोटोसिंथेसिस पढ़ेंगे ना चैप्टर, उसमें आएंगे ये दोनों नाम। ठीक है, वहीं से मैंने लिए ताकि आपको याद हो जाए। अगर रिंग में 3 कार्बन है, मतलब 3 कार्बन वाला हमारे पास कोई, जैसे कि ये 3 कार्बन वाला कोई हमारे पास सैकेराइड है, तो हम उसको कहेंगे ट्रायोज। ठीक, जैसे ग्लिसरेल्डिहाइड और डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन। इसके आपके फॉर्मूले याद नहीं करने, बस आप एग्जांपल याद कर लो। फिर है टेट्रेज। टेट्रेज में क्या होगा? टेट्रा का मतलब 4, मतलब इसमें 4 कार्बन है। 4 कार्बन की रिंग कैसे बन जाएगी? भाई ये 1, ये बन गई 4 कार्बन, ये लो, है ना, शॉर्ट में ऐसे बना सकते हो, 4 कार्बन की रिंग बन गई। इसके उदाहरण इरिथ्रोज, ये मेरे ख्याल से आपको याद हो जाएगा। 2 और एग्जाम्पल मैंने लिखे हैं, थियोस, आपको मैंने एक्स्ट्रा ही एग्जाम्पल लिखे हैं, आपको जो याद हो जाए आप वो करना, पर करने पड़ेंगे, है ना। मोनोसैकेराइड क्यों कर रहे हैं हम ये? हम कह रहे हैं कि मोनोसैकेराइड एक यूनिट है, लेकिन उस यूनिट में कितने कार्बन है इसके हिसाब से हम क्लासिफाई कर रहे हैं। अगर 3 कार्बन है तो 3 कार्बन है तो ट्रायोज, 4 कार्बन है तो टेट्रा, 5 है तो पेंटा, इसमें 5 कार्बन हो जाएंगे। और इसका एग्जाम्पल तो बहुत इंपॉर्टेंट है, राइबुलोज और डीऑक्सीराइबोलोज, जो डीएनए और आरएनए में पाई जाती है। इसको भी हमें पढ़ना है। डीएनए आरएनए में जो शुगर पाई जाती है उसको कहते हैं डीऑक्सी, डीएनए में डीऑक्सी और आरएनए में राइबोलोज शुगर। ठीक है, और भी है, आप चाहो तो लिख सकते हो। मतलब इसमें 5 होंगे, 5 कार्बन ऐसे। हेक्सेज, हेक्सा मतलब 6, तो 6 कार्बन होने चाहिए। एग्जाम्पल जो हमको डिटेल में पढ़ना है, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज और मैनोज। ठीक है, ये 6 कार्बन। और 7वां, क्योंकि हमने कहा 7 तक हम मोनोसैकेराइड में ही गिनते हैं, तो 7वां क्या है? इसमें 7 कार्बन होंगे, जैसे कि सेडू हेप्टुलोज। अब कई बुक्स इसको ऐसे भी लिखती है, सूडो हेप्टुलोज, लेकिन दोनों सही है। सही शब्द ये है सेडू हेप्टुलोज। ठीक है, समझ में आ गई। 3 है तो ट्राई, 4 है तो टेट्रा, 5 है तो पेंटा, 6 है तो हेक्सा, 7 है तो हेप्टा, और 7 के बाद आते ही हम किस में ले जाएंगे उसको? ऑलिगोसैकेराइड में ले जाएंगे। ठीक है, फिर हम उसको मोनोसैकेराइड में नहीं रख सकते। ठीक, तो ये हो गई मोनोसैकेराइड की कहानी इतनी। अब मोनोसैकेराइड में कल हमें क्या पढ़ना है? ये ग्लूकोज पढ़ेंगे और ये फ्रक्टोज को डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि डिटेल में हमें पढ़ना है, बाकी किसी को डिटेल में नहीं पढ़ना। चलिए, तो आज की कहानी को समाप्त करते हैं और मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, और उसको मिस नहीं करना है। तब तक के लिए